तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले हम एक रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन एज्यूम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इक्विलिब्रियम तभी अचीव होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की हो। कंसिडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमने लिखी है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। जो एरो बीच में है ये एरो शो कर रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस रिएक्शन में जो कैपिटल लेटर्स में हमने लिखे हैं ए बी सी डी, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उनके साथ स्मॉल ए बी सी डी है दे आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ओके, अब कल मैंने आपसे कहा था कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स पर, और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो डिपेंड करेगा किस पर? प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स का काम करते हैं। ओके, तो अब हम लिखेंगे अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या इक्वेशन हमें मिलेगी, जिसको हम रेट इक्वेशन कहते हैं। हमें मिलेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of A raised to power small a into molar concentration of B raised to power small b. ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम इस तरह से आर एफ लिख लेते हैं, वेयर एफ स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम निकालते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसका नाम है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल के, लेकिन साथ में हम उसके साथ भी एक एफ लिख लेंगे, बिकॉज इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो के एफ, यस, अच्छा ये देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, अब हमने कांस्टेंट यहाँ पर लगा लिया के एफ, रेट रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, अब ये तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया फॉरवर्ड रिएक्शन पे। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे किस पे? बैकवर्ड रिएक्शन पे। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन
द बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ अब ये किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? हाँ बिल्कुल, कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज्ड पावर स्मॉल सी इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी रेज्ड पावर स्मॉल डी, मतलब प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन पे। अब ये तो हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसके लिए अब मैं लिखूंगा आर बी, बी फॉर बैकवर्ड, इज इक्वल टू, अब फिर से एक कांस्टेंट, अब यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट हम यूज करेंगे उसके लिए अब हम लिखेंगे के बी। मैंने आपसे कहा था कल कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों डिफरेंट होंगे, इसलिए हमने दोनों के लिए, एक के लिए के एफ लिखा, दूसरे के लिए के बी लिख लिया, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर स्मॉल सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर स्मॉल डी। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ओके, अब हम एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में बात करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज की। आप लोग जानते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में। जब एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है। और अब मुझे बताओ आप, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उस वक्त क्या सिचुएशन हो जाती है? एट इक्विलिब्रियम what happens, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, है ना, दोनों बराबर हो जाते हैं। rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। मतलब ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने लिखी है, ये दोनों इक्वेशंस अब बराबर हो जाएंगी। मतलब आर एफ हम ऐसे लिखेंगे पहले, आर एफ बिकम्स इक्वल टू आर बी। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप देखो आर एफ किसके बराबर था, और इक्वेशन सेकंड में देखो आर बी किसके बराबर था, वो हम यहां पर लिख लेंगे। तो आर एफ हो गया किसके बराबर, के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पावर स्मॉल ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी पावर स्मॉल बी। ये आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वेशन सेकंड में देखो आप, के बी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी पावर सी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। ओके, ये कंडीशन बन गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो के एफ और के बी है इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। हम इस के बी को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी है इन दो टर्म्स को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड पर अब के एफ था, फिर हमने के बी लेफ्ट हैंड साइड पर लाया तो वो डिवाइड हो जाएगा वहां पर। तो ये बन गया के एफ डिवाइडेड बाई के बी। और राइट हैंड साइड पर अब क्या मिलेगा हमें, कंसेंट्रेशन ऑफ सी पावर सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, और उसमें डिवाइड हो जाएंगी ये जो ए और बी की कंसेंट्रेशन है। कंसेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी
पावर बी। ठीक है ना? कर लिया नोट आपने? अब जरा लेफ्ट हैंड साइड को आप देखो, के एफ और के बी। के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड के बी इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट्स की रेशो भी कांस्टेंट होती है ना। उस रेशो को अब हम लिखेंगे के, कैपिटल के। पहले हम लिख रहे थे के एफ और के बी में स्मॉल के, रेट कांस्टेंट्स के लिए। अब ये जो हमने लिखा दिस इज कैपिटल के, और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड को हम एज सच रख लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। और इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में ये जो हमने, हाँ बिल्कुल, उनकी उनकी जो रेशो है ना, के एफ और के बी की जो रेशो होगी वो भी कांस्टेंट होगी ना। दो कांस्टेंट्स की रेशो कांस्टेंट होती है ना। तो उस वो जो रिजल्टिंग कांस्टेंट हमें मिला उन दो की रेशो से, उसी को हमने कैपिटल के लिखा। तो मतलब कैपिटल के भी एक कांस्टेंट है। अब उस के का नाम क्या देना है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। वेयर के इज के इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके। अब इस के की वैल्यू कांस्टेंट तो है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है जो हमने रेट कांस्टेंट के लिए पढ़ी थी। हमने कल पढ़ा था रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। अब चूंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट से ही हासिल हुआ है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक रिएक्शन के लिए तभी तक कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंड इफ टेम्परेचर चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल आल्सो चेंज। हम यहां पर लिखेंगे इट्स वैल्यू remains constant for a reaction at constant temperature। ओके। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमने लिखी है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। याद रखो ये इक्वेशन सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है। और इक्विलिब्रियम स्टेज पर हम जानते हैं कि सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती है। तो देखो के किसके बराबर है? इक्वेशन 3 में आप देख सकते हैं ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके बराबर है? ये एक रेशो के बराबर है। रेशो किस चीज की? रेशो के ऊपर आप देखो न्यूमरेटर में क्या है। रेशो में न्यूमरेटर में है द मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, वही है ना। ठीक है। न्यूमरेटर में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सी और डी क्या थे? दे वर द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि ए और बी क्या थे? दीज वर द रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? ये एक रेशो है किसकी? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और हर एक के ऊपर पावर भी है। पावर कौन सी है? उनका अपना अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
और चूंकि ये सभी कंसेंट्रेशंस कांस्टेंट हैं तो उनकी रेशो भी कांस्टेंट होगी, और उसी कांस्टेंट को फिर हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी इक्वेशन थर्ड को जब हम एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखेंगे, उसी इक्वेशन को या उसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट फॉर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट क्या होगा? देखो, इक्वेशन थ्री को आप जहन में रखो, सामने रखो, और फिर देखो हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। In a reversible chemical reaction at equilibrium, ये दो कंडीशंस पहले हमने लिख ली। एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, एट इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स each raised to power its stoichiometric coefficient। ठीक है, ये तो मैंने लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स ईच रेज्ड टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मैंने इक्वेशन थर्ड का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो लिखा। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स सी एंड डी ईच रेज्ड टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब स्मॉल डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, डिवाइडेड बाय, अब बताओ डिवाइडेड बाय में क्या लिखें? डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, फिर से प्रोडक्ट ऑफ, yes, product of molar concentrations of the reactants, product of molar concentrations of the reactants each raised to power its stoichiometric coefficient।
इज ए कांस्टेंट, ये जो हमने लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज ए कांस्टेंट या इज इक्वल टू ए कांस्टेंट known as equilibrium constant at constant temperature. At constant temperature लिखना भी जरूरी है. At constant temperature, ये जो हमने लिखा, ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का. ठीक है ना? तो स्टेटमेंट आ गया. इसमें जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है ना, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के सी से आमतौर पे डिनोट करते हैं. यहां पर जो सी हमने लिखा नीचे सबस्क्रिप्ट में, ये सी रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशंस को. हमने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस लिखी, जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सप्रेस करते हैं. ओके. तो क्या कोई और तरीका भी है इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या और भी कोई तरीका है मोलर कंसंट्रेशन के अलावा भी? मान लो कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है. तो अगर वो गैसियस स्टेट में है तो वहां पर हम कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो आप ऐसे लिखो, इन केस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, अरे ये कौन क्या करता है बीच में, इन्वॉल्विंग gaseous reactants and products. The concentrations, या हम ऐसे ऐसे कहूंगा मैं, the equilibrium constant. अरे ये कौन है, ये कौन अनम्यूट कर रहा है बार बार? आपकी वजह से इको हो जाती है आवाज. अच्छा देखो, इन केस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, the equilibrium constant can be written in terms of partial pressures of reactants and products. देखो, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है A टाइम्स A, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं इसको गैसियस, प्लस B टाइम्स B, ये भी गैसियस,
gives C times C gas plus D times D gas। तो यहाँ पर मैंने सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट्स को एज्यूम किया कि वो गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इक्वेशन उसी तरह से बनेगी जैसे हमने अभी ये जो इक्वेशन नंबर 3 जो हमने लिखी थी, हमने लिखा था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर अब हम मोलर कंसंट्रेशन के बदले क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर्स, है ना। तो अब हम इस तरह से लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये जो स्मॉल पी मैंने यहाँ पर लिखा ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और उसके ऊपर पावर वही स्मॉल सी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी और उसके ऊपर पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय, ये आ गए ना प्रोडक्ट्स। अब नीचे क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए into partial pressure of B raised to power small b। ओके, ये जो यहाँ पर हमने लिखा है दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो इसको अब हम नाम देंगे के पी। ऊपर जो हमने लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस, तो कंसंट्रेशन के लिए हमने लिखा था सी, तो वो बन गया था के सी। यहाँ पर हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब हम लिखेंगे के पी। ओके, तो ये एक और इक्वेशन बन गई किसके लिए, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिखूंगा। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब एक्सप्रेस करने के दो मेथड्स आ गए, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन Kc और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स वो हो गया Kp। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मोलर कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर से क्यों रिप्लेस किया, क्या क्या पार्शियल प्रेशर का कंसंट्रेशन के साथ कोई रिलेशन होता है। यस, बताओ कोई। देखो, अगर आपके पास एक मिक्सचर है, आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें मान लो दो गैसेस हैं ए और बी। ए का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर आप समझते हैं, आप जानते हैं ना टोटल प्रेशर जो होता है गैसियस मिक्सचर का इट इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, जो आपने डाल्टन्स डाल्टन्स लॉ में पढ़ा है। अब मुझे बताओ ये जो ए और बी है इस मिक्सचर में, उनके पार्शियल प्रेशर्स किस पे डिपेंड करेंगे, क्या वो, यस बिल्कुल, उनके उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना, उनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। मतलब जिस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, राइट। इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इट्स कंसंट्रेशन। तो चूंकि अब गैसेस हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड होते फिर तो हम प्रेशर से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि गैसेस हैं तो वहां पर आप कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो Kp है ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए, जबकि Kc जो है ये एप्लीकेबल है सभी किस्म की रिएक्शंस के लिए, चाहे वो गैसियस फेज में हो चाहे फिर वो एक्वस फेज या किसी लिक्विड फेज में हो। आई थिंक बात क्लियर हो गई, हो गया। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc।
एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए हम देखेंगे Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। उसके लिए हम फिर से एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करेंगे जो रिवर्सिबल होगी और गैशियस स्टेट में होगी, क्योंकि अगर गैशियस फेज में रिएक्शन है तो इसका मतलब है वहां पर आप Kc भी लिख सकते हैं उसके लिए और Kp भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, अक्सर एग्जाम के लिए ये पूछी जाती है, इसलिए अच्छे से देखना। जो ऊपर हमने पढ़ा यही यहाँ पर फिर से अप्लाई होगा। कंसिडर ए जनरल consider a general reversible reaction in gaseous phase या gaseous reaction। और जनरल रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं फिर से ऐसे लिखूंगा, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B gives C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। हम ये जो A B C D लिखते हैं इसको आप कहीं एक्स वाई जेड वगैरह में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि आप ए बी ही लिखो। यहां पर मैंने कंसिडर किया है कि ये सभी ए बी सी डी क्या है, दे आर इन द गैशियस स्टेट। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसके लिए के सी किसके बराबर है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, के सी इज इक्वल टू, बताओ के सी किसके बराबर है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर स्मॉल सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर स्मॉल ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर स्मॉल बी। ओके, अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रख लेता हूँ, ये अलग से टॉपिक है तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप। अब इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये आप जानते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन। वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर क्यों लिखी है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है जो गैसेस पर अप्लाई होती है ना। PV is equal to nRT, it is the ideal gas equation। आप मुझे बताओ इस इक्वेशन में P क्या है, प्रेशर ऑफ ए गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। दिस इज द केल्विन टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर इन केल्विन। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, P डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई V। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड पर V था, वॉल्यूम था, उसको राइट हैंड साइड पर ले लिया, और जो राइट हैंड साइड पर RT थे उनको हमने लेफ्ट साइड पर लाया। ठीक है ना, कर सकते हैं ऐसा। तो ये बन गया P अपान RT इज इक्वल टू N अपान V। अब ये जो N अपान V है इसको गौर से देखना, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस और V है वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम, क्या मतलब होता है इसका, यस दिस इज मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन, यही है ना।
दिस इज मोलर कंसंट्रेशन। तो इस रिएक्शन में हम चार सब्सटेंसेस देख रहे हैं, चार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, उन सभी के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, N/V रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन। किसकी मोलर कंसंट्रेशन? चाहे आप ए की मोलर कंसंट्रेशन की बात करो, बी की बात करो, सी की बात करो या डी की बात करो। अगर मान लो मैं कहता हूं आपसे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अरे म्यूट रखो ना, आप क्या कर रहे हो आप? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखो दूसरी साइड पर क्या है, पी। व्हाट इज पी? पी है प्रेशर। जब मैं एक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, जैसे ए की बात कर रहा हूं, उस केस में ये जो पी होगा, ये पी रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि ये खाली एक गैस की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय आर टी। आर और टी तो उनकी तो अपनी डेफिनेट वैल्यूज होंगी। आर तो कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर होगा उस मिक्सचर का। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, जैसे मैं यहां पर नीचे अब लिख रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिखूंगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसके लिए अब मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय आर टी। ओके, लिख सकता हूं ना ऐसे? ये पॉइंट जिस जिसको समझ आ गया वो बताओ मुझे। यस, देखो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने कहा, फिर हमने इसको रीअरेंज किया, आर टी लाया लेफ्ट साइड पर, वी लाया राइट साइड पर। राइट साइड पर जो ये मैंने लिखा है एन अपॉन वी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अब? मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन किसके बराबर है? प्रेशर अपॉन आर टी के बराबर। ओके, मोलर कंसंट्रेशन देखो ना, राइट हैंड साइड पर क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है ना। मोलर कंसंट्रेशन किसके बराबर है? जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? प्रेशर अपॉन आर टी, यही है। अब अगर मैं ए की बात करूं, ए रिएक्टेंट है ना एक, अगर मैं ए की बात करूं, मैं कहूंगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है? पी है। मैं कहूंगा प्रेशर ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए अपॉन आर टी। ठीक है ना, मतलब यहां भी मैंने ए सपोज किया, यहां पर भी ए सपोज किया, एक ही बात है ना। क्लियर है? तो ये जो पी ए अब हमने लिखा, इस पी ए का मतलब अब बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो हमने कहा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए हम लिखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन आर टी। इसी तरह से अगर मैं कहूंगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी किसके बराबर आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन आर टी। ओके, और इसी बेसिस पर आप मुझे बताओ व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू? यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन आर टी। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी किसके बराबर आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन आर टी। राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी था, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इन सब को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? पार्शियल प्रेशर अपॉन आर टी से। ओके, कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट Kc is equal to partial pressure of C upon RT raised to power small c। ये raised to power भी था ना वहां पर कंसंट्रेशन के ऊपर।
तो जो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर थी वही पावर अब हम लिखेंगे, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन आर टी है इसके ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय, अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी के लिए हमने क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन आर टी रेज टू पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था इक्वेशन 3 में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए था, उसके लिए अब हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय आर टी, और उसके ऊपर भी पावर हम डाल देंगे और पावर आ जाएगी स्मॉल ए, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन आर टी रेज टू पावर स्मॉल बी। ठीक है, आप लोग देखना जरा अच्छे से, इक्वेशन 1 से हमें किस तरह से ये इक्वेशन हासिल हुई। हमने मोलर कंसंट्रेशंस जितनी भी थी, 4 मोलर कंसंट्रेशंस थी, इन सबको हमने रिप्लेस किया पार्शियल प्रेशर अपॉन आरटी से। ओके, और सबके ऊपर हमने पावर्स भी रखी, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशंस के ऊपर पावर्स थी अपना अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वही पावर्स अब हमने पार्शियल प्रेशर अपॉन आरटी के ऊपर पुट किया। ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब जरा मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व करता हूं। ये देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी इंटू 1/RT पावर सी। ये देखो जरा मैंने कैसे रिजॉल्व किया इसको। ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन आर टी पावर सी, इसको मैंने तोड़ा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ओके, एक मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और पावर अपनी जगह रही, और दूसरा मैंने जो इसका हिस्सा किया वो है 1/RT, और उसके ऊपर भी पावर वैसी ही रही। क्लियर है। इसी तरह अब ये जो पी डी अपॉन आर टी रेज पावर डी है, इसको भी मैं ऐसे ही रिजॉल्व करूंगा। ये बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर स्मॉल डी इंटू 1/RT रेज टू पावर स्मॉल डी। ओके, डिनोमिनेटर में देख लो अब आप, पी ए अपॉन आर टी पावर ए, इसको भी हम ऐसे ही रिजॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर स्मॉल ए चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर स्मॉल बी इंटू 1/RT, इसकी भी पावर बी। ओके, असल में मैं आपको पूरे स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इन स्टेप्स में से किसी एक को बीच में आप अ, मतलब शॉर्टकट से भी आप चल सकते हैं, एक स्टेप बीच में मत लिखो, लेकिन वैसे सबको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको पूरा रिजॉल्व करूंगा, पूरा खोल के लिखूंगा, उसके बाद इनको हम आपस में जोड़ेंगे। ये क्लियर हो गया मैंने कैसे इसको रिजॉल्व किया राइट हैंड साइड को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, केसी इज इक्वल टू, अब ये जो पार्शियल प्रेशर वाली टर्म्स है, मतलब पीसी पावर सी पी डी पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए पावर ए इंटू पी बी पावर बी, इन चार टर्म्स को मैं एक साइड पे कर लेता हूं। मैं इनको ऐसे लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर स्मॉल सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर स्मॉल ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर स्मॉल बी। ये मैंने पार्शियल प्रेशर वाली जो टर्म्स थी उनको एक साइड पे कर दिया। अब जो बाकी की टर्म्स रही जरा इनको देख लो। अब आप न्यूमरेटर में देखना जरा, न्यूमरेटर में 1/RT पावर सी है और दूसरी टर्म है 1/RT पावर डी।
इन दोनों में बेसिस सेम है और पावर्स ऐड कर लेंगे। मतलब अब मैं लिखूंगा इन दोनों के लिए 1/RT पावर C+D। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1/RT है 2 बार, और दोनों की पावर्स A और B है, उनको भी ऐड कर लो। ये बन जाएगा 1/RT पावर A प्लस B, A+B, राइट। नोट कर लिया। अब जरा देखना अच्छे से, इस पार्ट को जरा देखो। ये जो मैंने एनसर्कल किया, ये पार्ट किसके बराबर है? हाँ बिल्कुल, आप इक्वेशन 4 में देखो, इक्वेशन 4 ही था शायद, क्या था कि इक्वेशन नहीं, इक्वेशन 4 नहीं, हाँ ऊपर इक्वेशन 4, ये देखो इक्वेशन 4 में हमने पढ़ा था कि केपी किसके बराबर है। तो ये देखो, ये जो मैंने एनसर्कल किया अभी, ये उसी के बराबर है। तो इसका मतलब है इसके बदले में डायरेक्टली के पी लिख सकता हूँ, के पी इनटू। अब ये जो इस सर्कल के बाहर वाला जो पार्ट है, इसमें आप जरा देखो अच्छे से, ये जो पावर्स में C+D है, मैं यहां पर साइड पर लिख रहा हूं, ये जो C+D है, ये C और D क्या है? क्या ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं? है कि नहीं? ये देखो, C और D क्या है, ऊपर इक्वेशन में देखो, स्मॉल c और स्मॉल d, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। और A+B क्या है? यस, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो C+D के लिए अब मैं लिख रहा हूं NP। NP का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसी तरह से A+B के लिए मैं लिखूंगा NR। व्हाट इज व्हाट इज NR? NR is the total number of moles of the reactants। तो अब मैं इस वाले पार्ट को, ये जो 1/RT, इसको ऐसे लिख लेता हूं, 1/RT raised to power NP divided by 1/RT raised to power NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? नाउ Kc इज इक्वल टू Kp इनटू, अब इन दोनों में भी आप देखो बेसिस सेम है, बेसिस 1/RT है, तो पावर्स यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये डिवीजन में है ना। तो पावर्स हो जाएंगी NP माइनस NR। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जो NP माइनस NR है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इसके लिए मैं अब सीधा लिख सकता हूं डेल्टा N। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन द फाइनल स्टेट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन द इनिशियल स्टेट। तो फाइनल माइनस इनिशियल के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एन। और इस डेल्टा एन के साथ में एक छोटा सा जी लिख लेता हूं, और वो जी रिप्रेजेंट करता है गैशियस, क्योंकि यहां पर हमने पहले ही एज्यूम किया था कि ये गैशियस रिएक्शन है। तो ये जो NP और NR है, दीज आर द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। तो डेल्टा NG का मतलब क्या हुआ फिर? यस, डेल्टा NG का मतलब हुआ, यस, चेंज इन द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। रिमेंबर, गैशियस यहां पर जरूरी है, चेंज इन द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। अब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, Kc इज इक्वल टू Kp इंटू 1/RT रेज्ड टू पावर डेल्टा एन
जी। क्लियर है? नाउ Kc इज इक्वल टू Kp इंटू 1/RT रेज टू पावर डेल्टा एन जी। अब देखना जरा ये कैसे किया मैंने, 1 के ऊपर भी पावर है डेल्टा एन जी और RT के ऊपर भी पावर है डेल्टा एन जी। अब 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, डिवाइडेड बाई RT रेज पावर डेल्टा एन जी। अब ये जो RT डेल्टा पावर डेल्टा एन जी है, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू Kp। या फिर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, रीअरेंज नहीं करेंगे, सिर्फ Kp को मैं पहले लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेता हूँ, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको मैं राइट हैंड साइड पर लिख लेता हूँ। Kc इंटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा एन जी। इसको शायद आप इक्वेशन सेकंड लिखेंगे हम, और ये इक्वेशन सेकंड है द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। अब अगर आपने देखना है Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक रिएक्शन के लिए, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो गैसियस स्टेट में है, तो आपको पहले डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा, और डेल्टा एन जी निकालना बिल्कुल आसान है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन ले लो, उस बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देखो कि प्रोडक्ट वाली साइड पर गैसियस मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पर गैसियस मोल्स कितने हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन में होना चाहिए मगर। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स आप कर दो, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एन जी। ओके, वो वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है। ओके।